नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये चंद्रशेखर बिरथरे के नाम से मेरा एक YouTube चैनल है, जिसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आज के फिल्म एक्टिंग कोर्स के 21वें एपिसोड के दूसरे भाग में हम पुनः चर्चा करेंगे अभिनय के मौन, मुखर, संपर्क सूत्रों के विषय में। स्टैनिस्लॉवस्की के सिद्धांतों की बात को आगे बढ़ाएंगे। इसे हम इंग्लिश भाषा में संपर्क सूत्रों की बात कर रहे हैं, हम कम्युनियन भी कह सकते हैं। और फिल्मी भाषा में दो अभिनेताओं के बीच केमिस्ट्री, आपने सुना होगा, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि यार वो दोनों अभिनेताओं में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तो ये केमिस्ट्री क्या है? यानी अभिनय करते समय एक दूसरे को बाहरी और आंतरिक रूप में जानने, सुनने और समझने की जो क्षमता है और उससे साथ में काम करने की जो केमिस्ट्री डेवलप होती है, वो उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। स्टैनिस्लॉवस्की के अनुसार एक काल्पनिक, अवास्तविक, अस्तित्वहीन जैसा कोई भूत हो, उससे किस प्रकार संपर्क सूत्र स्थापित किया जा सकता है। अब कुछ नौसिखिए अभिनेता होंगे जो सीख रहे हैं, वो क्या करेंगे कि वो भूत के बारे में सोचेंगे कि भूत होता है, नहीं होता है। नहीं, अभिनेता को तो ये चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा और ध्यान उस विचार के विशेष बिंदु पे लगाए, स्वयं उसे भूत और प्रेत में नहीं, वरना उसके साथ आंतरिक संबंध में वो उसको ध्यान लगाना चाहिए। इसलिए वो अपने सवाल का बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब देने की कोशिश करता है। और अगर एक प्रेत हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि कुछ अभिनेता विशेष रूप से नौसिखिए जो घर पर काम करते हैं, किसी काल्पनिक वस्तु का प्रयोग करते हैं, उनके पास कोई जीवंत वस्तु तो होती ही नहीं, उनका जो ध्यान है बस उसी दिशा में होता है। कोई वस्तु जो वास्तव में नहीं है उसे विश्वसनीय रूप में उपस्थित कर देते हैं अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा। और ये जब आदत पड़ जाती है तो बहुत स्थिति खराब होती है, क्योंकि अनजाने ही रंगमंच पे वो उस काल्पनिक वस्तु को ले जाते हैं और उसी को देख के अभिनय में संलग्न होते हैं। यह खतरनाक आदत जो है उसके भीतर गहरी जड़ें जमा लेती है और जीवन पर्यंत उनके साथ चलती है। अभिनेताओं के लिए, ऐसे अभिनेताओं के साथ काम करना बहुत कष्टप्रद होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या करेंगे कि वो देखने का ढोंग करेंगे या देखने की अभिनय करेंगे आपकी तरफ, लेकिन आपकी तरफ नहीं देखेंगे। वो किसी और बिंदु पे अपने विचार, उस काल्पनिक वस्तु पे अपने विचार स्थापित कर देंगे, उससे संपर्क सूत्र स्थापित कर लेंगे। और वे तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारे स्वर विन्यास को अथवा तुम्हारी किसी भी अन्य वस्तु को ग्रहण नहीं करते, वह तुम्हें देखते हैं और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है। इस खतरनाक अभिनय पद्धति से हमको बचना चाहिए। यह हमें आगे जाके खोखला कर देती है। इस अभिनय पद्धति से पिंड छुड़ाना चाहिए, ऐसा स्टैनिस्लॉवस्की कहते हैं। और इसके बाद उनका ये मानना है कि जिसे हम संपर्क सूत्र की बात कर रहे हैं कि अपने सहयोगी के साथ हमारा एक निश्चित संबंध होता है। हम उनके साथ, दर्शकों के साथ भी संबंध बनाना चाहते हैं। अपने सहयोगी के साथ हमारा संबंध सीधा और चेतना युक्त होता है, लेकिन दर्शक समुदाय के साथ संबंध अप्रत्यक्ष और अचेतन होता है। विलक्षण बात यह है कि इन दोनों के साथ हमारा संबंध पारस्परिक होता है। एक छात्र ने जानना चाहा कि भाई अभिनेता और अभिनेता के बीच का जो संबंध है, संपर्क सूत्र है और जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो तो समझ में आ रही है, लेकिन दर्शकों के बीच संबंध कैसे स्थापित होता है। तब स्टैनिस्लॉवस्की ने समझाने की कोशिश की कि जब आप नाटक करते हैं, जब आपके नाटक को देखते हैं या जब आपकी फिल्म को दर्शक देखते हैं, तो दर्शकों के बीच जो हंसी का स्वर, आंखों में आंसुओं का आना, सराहना के बोल, फुसफुसाहट, विरोध के उत्तेजित स्वर आदि सुनने को जो मिलते हैं, वे अत्यंत मूल्यवान हैं और वही दर्शकों से आपका जीवित संपर्क कहलाएगा। इस संबंध में फिर उन्होंने मॉरिस मेटरलिंक के दी ब्लू
बर्ड नाटक के प्रदर्शन के समय एक घटना हुई, उसके बारे में उन्होंने अपने छात्रों को अवगत कराया। जब वो नाटक चल रहा था तब दर्शकों में से एक बच्चा उठकर स्टैनिस्लॉवस्की के पास आया और उन्होंने कहा, और दूसरे अभिनेता को भी कहा कि भाई आप सावधान रहना, वो पर्दे के पीछे एक बिल्ली है ना, वो आपको देख रही है और वो बिल्ली आके बहुत सारा उत्पात मचा सकती है, आपका ध्यान भंग कर सकती है। तो वास्तव में यह समझना कि दर्शकों से आपको क्या मिलता है, ये बड़ी समझने की बात है कि ये एक भोले भाले दर्शक की वास्तविक प्रतिक्रिया थी, जिसने बिल्ली बने अभिनेता को छुपते हुए देख लिया था। और आपको वास्तव में ये समझना है कि दर्शकों से आपको क्या मिलता है। तो आपको एक काम और करना चाहिए, खाली सभागार में, जिस हॉल में कोई बैठा नहीं हो, दर्शक नहीं हो, वहां पे आप अपना नाटक प्रस्तुत करें तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो है एक निर्जन स्थान में, एक ऐसे एक निर्जन स्थान में, एक ऐसे परिवेश में गाना होगा जहां कोई अनुगूंज नहीं है। एक बड़े और सहानुभूति दर्शक समुदाय के बीच प्रदर्शन एक ऐसे कमरे में गायन के समान है जहां ध्वनि प्रसार की समुचित व्यवस्था है। इको साउंड और ये सब आएगा और आपको कोई इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिलेगा। आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो आपको आनंद नहीं आएगा, और आपको आनंद नहीं आएगा तो आप अभिनय में कंसंट्रेशन से अभिनय नहीं कर पाएंगे। दर्शक समुदाय, हमारे लिए दर्शक समुदाय श्रवण की एक आध्यात्मिक व्यवस्था जैसा होता है, और वे जो कुछ हमसे ग्रहण करते हैं उसे जीवंत मानवीय भावनाओं के रूप में हमें वापस कर देते। अब पिछले, मैं समझता हूँ 30 साल से नुक्कड़ नाटक बादल सरकार किया करते थे, और वो बिल्कुल दर्शक उसके आसपास घेरा बना के उस नाटक को देखते थे। तो दर्शक और अभिनेता के बीच कुछ भी दूरी नहीं रह जाती थी। अभिनेता को अपने अभिनय की तत्काल स्वाभाविक प्रतिक्रिया मिलती थी। एक और दृष्टि से किसी समूह के साथ सीधा और तात्कालिक संबंध हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। कभी हम भीड़ भाड़ में अलग अलग व्यक्तित्वों से चर्चा करते हैं, अलग अलग भीड़ के समुदायों से चर्चा करते हैं और उनसे भावनाओं का आदान प्रदान समेट लेते हैं। इसके बाद स्टानिस्लॉवस्की ने यांत्रिक अभिनेताओं के दर्शक समुदाय के प्रति अवांछनीय व्यवहार की विवेचना की। उन्होंने कहा कि वे अपने साथ कार्य कर रहे अभिनेताओं की उपेक्षा करते हुए दर्शकों से अपना सीधा संबंध स्थापित कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने आप को एक महान अभिनेता समझते हुए अपने अभिनय की जो कलाकारी है, जो कारीगरी है, अभिनय में जो विविधताएं हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए दर्शकों के ऊपर पूरा वो अपना कंसंट्रेशन देते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और साथ का जो सहयोगी कलाकार है उसको वो नीचा दिखाना नहीं चाहते, लेकिन उसको वो दबाना चाहते हैं। लेकिन यह मात्र एक प्रदर्शनात्मक पद्धति है, प्रवृत्ति है, कुछ भी नहीं। रंगमंच पर इस प्रकार के प्रदर्शनात्मक व्यवहार की कभी भी अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर भी अभिनेताओं को उससे बचने के लिए उसकी समुचित जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस प्रकार स्टानिस्लॉवस्की ने रंगमंच पर पारस्परिक संबंध बनाने की प्रक्रिया का जो आधारभूत सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत है, उसके बारे में विवेचना की। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों का विचार है कि हमारी बाहरी दृश्यात्मक गतिविधियां ही रंगमंच पर सक्रियता को अभिव्यक्त करती हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आध्यात्मिक संपर्क की जो अदृश्य अंतरंग क्रियाएं चलती हैं, उनसे भी यह प्रक्रिया संपन्न होती है। दो कलाकार स्टेज पे काम कर रहे हैं, उनका संवाद चल रहा है, संवाद के साथ साथ उनकी एक दूसरे को आंतरिक रूप से अपनी जो भावनाएं प्रेषित हो रही हैं, उनके मन में जो क्या चल रहा है वो बाहर आ रहा है, उनके आंगिक अभिनय में क्या अभिव्यक्त हो रहा है वो समझ में आ रहा है। प्रत्येक अंतरंग प्रक्रिया महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इसलिए अभिनेताओं को अंतरंग संवाद अथवा वास्तविक संपर्क सूत्र के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि यह वह रंगमंच पर क्रियाशीलता के संपूर्ण स्रोतों को में से एक है। स्टानिस्लॉवस्की का मानना है कि सामान्य जीवन में यदि हम किसी के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो जो कुछ हमने अनुभव किया वही समर्पित करना चाहिए। यह सामग्री हमारे चारों ओर स्थित बदलती हुई परिस्थितियों के साथ निरंतर बढ़ती रहती है। भाई चीजें बदलती है, आपने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर आगे बढ़ा, फिर परिस्थिति कुछ निर्मित हुई, तीसरा व्यक्ति आ गया, फिर कोई स्थिति बदल गई। लेकिन रंगमंच पे तो क्या हुआ कि तय किए हुए पात्र आएंगे
अपना अभिनय करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और चले जाएंगे। अभिनय की एक परिभाषा ये भी है दोस्तों कि अभिनय को कहा जाता है क्या? एक्टिंग इज कन्वर्सेशन। अभिनय बातचीत है। स्टानिस्लावस्की जी का मानना है कि सामान्य जीवन में यदि हम किसी के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो जो कुछ हमने अनुभव किया वही समर्पित करना चाहिए, और होता भी यही है। यह सामग्री हमारे चारों ओर स्थित बदलती हुई परिस्थितियों के साथ निरंतर चलती रहती है। लेकिन मतलब कि भाई हम कहीं बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दोस्त आया, फिर दूसरा दोस्त आया, फिर उसके बाद चाय के लिए पत्नी को बोला, फिर ये सारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि रंगमंच पर जो कुछ होता है वो अलग होता है, बिल्कुल कुछ बात अलग होती है। वही हमारे सामने नई कठिनाई उत्पन्न करती है। हमसे आशा की जाती है कि नाट्य लेखक द्वारा जो लिखा गया है प्रस्तुत विचारों और भावनाओं का हमको प्रयोग करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। इस आध्यात्मिक सामग्री को आत्मसात करना अस्तित्वहीन भावनाओं को पहले से चली आ रही नाटकीय विधियों में बाहरी रूप में प्रस्तुत करने की तुलना में और कठिन काम है। अपने सहयोगी के साथ संबंध स्थापित करने की तुलना में उसके साथ सचमुच संवाद स्थापित करना और भी मुश्किल है। अभिनेता कम से कम जटिल मार्ग अपनाना चाहते हैं, इसलिए वे प्रसन्नता से वास्तविक संपर्क स्थापित करने के स्थान पर सामान्य अनुकरणशील क्रियाओं का उपयोग करते हैं। हमारे द्वारा यह भली प्रकार देखा, समझा और अनुभव किया जाना चाहिए कि हमें विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान के बहाने से दर्शक को वास्तव में क्या पहुंचाना है। क्योंकि अगर दर्शक तक वो चीज नहीं पहुंचेगी तो हमारा नाटक करना सार्थक नहीं होगा। इसके बाद स्टानिस्लावस्की मंच पर गए। उन्होंने अपने असाधारण प्रतिभा और नाटकीय तकनीकी अधिकारों के सहारे एक विलक्षण दृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कविता को जल्दी प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ा, लेकिन इतना स्पष्ट कि छात्र कुछ समझ नहीं पाए, उसका एक शब्द ही नहीं पकड़ पाए। फिर उन्होंने उस प्रस्तुति के बारे में कहा कि मैं वास्तव में मैं कुछ नहीं कह सका, बस कुछ शब्द फुसफुसाए, मटर के दानों की तरह इधर उधर छितराया और मुझे भी स्वयं पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि दर्शकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पहले जो है प्रकार की सामग्री है हल्की हवा जैसी, और जो अक्सर प्रस्तुत की जाती है। न तो शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाता है और न शब्दों के अर्थ पर ध्यान दिया जाता, न उसकी अभिव्यंजना सूक्ष्म संकेतों के सूक्ष्म शब्दों संकेतों के सूक्ष्म प्रयोग द्वारा विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति की जा सकती है। लेकिन अभिनेता केवल प्रभावपूर्ण बने रहना चाहता है, अभिनेता अपना अभिनय कौशल दिखाना चाहता है। इसके बाद स्टानिस्लावस्की ने एक नाटक ले मैरिज डी फिगारो के अंतिम अंक का एक आत्मसंवाद प्रस्तुत किया। इसके बारे में उनके प्रदर्शन में विलक्षण गतिविधियां, त्वरापूर्ण वाचन, जल्दी पढ़ना, वाणी के मनोरम आरोह और अवरोह, मनोमोहन के स्वर विन्यास के चमत्कार थे। सभी छात्रों ने इसकी सराहना की और कहा कि सर आपने ये बहुत अच्छा नाटकीय प्रभावों से युक्त परिपूर्ण नाटक किया। उसके बाद फिर भी वे उस आत्म संवाद को की अंतर्वस्तु के संबंध में बच्चे कुछ धारणा नहीं बना पाए, क्योंकि जो कुछ भी कहा गया था उसे समझा ही नहीं था लड़कों ने। इसी कारण दर्शकों की भूमिका में उपस्थित सभी छात्र अभिनेता स्टानिस्लावस्की के साथ बने संबंध के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं थे, उनको कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। स्टानिस्लावस्की ने इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैंने भूमिका में स्वयं अपने को प्रदर्शित किया। इसके लिए मैंने फिगारो के आत्मसंवाद का, उसके शब्दों का, भाव भंगिमाओं का, हर वस्तु का उपयोग किया जो उसके साथ थी। मैंने तुम्हें भूमिका नहीं दिखाई, वरन भूमिका में स्वयं अपने को, अपनी चरित्रगत विशेषताओं को, अपने रूप, मुख, चेष्टाओं, मुद्राओं, प्रवृत्तियों, गतिविधियों, स्वर विन्यास, मनोवृत्ति तथा तकनीक को और भावनाओं को छोड़कर प्रायः हर वस्तु को प्रस्तुत किया जिसके पास बाहरी अभिव्यंजना का उपकरण है, मतलब बाहरी संकेतों के द्वारा माध्यम से अपनी बात समझाने की क्षमता है। उनके लिए मैंने जो कुछ किया वह बिल्कुल कठिन नहीं था। अपनी वाणी को गूंजने दो, तुम्हारी जीभ शब्दों को
वाक्यांशों को अस्पष्ट रूप में उगलती रहे, तुम्हारी मुद्राएं ठोस हो तो सारा प्रभाव मनोरम होगा। मैं किसी कैफे की चतुर गायिका की तरह अभिनय कर रहा था। प्रोफेशनलिज्म, मैं बराबर तुम्हें देख रहा था कि मैं तुम पर क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कोई जीन्स हूँ, वस्तु हूँ और तुम मेरे खरीदार हो। अभिनय की यह दूसरी प्रणाली जिसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि इसका बड़ा प्रचलन है, यह अत्यधिक लोकप्रिय भी है। इसके बाद स्टैनिस्लॉवस्की ने लेखक के द्वारा तैयार भूमिका का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आधार उनकी अपनी भावनाएं नहीं, वरन लेखक द्वारा प्रदत्त रूपाकार, शब्दावली, मुखाभिव्यक्ति, आंगिक चेष्टाएं और व्यापार थे। उन्होंने भूमिका की रचना करने के स्थान पर उसके बाहरी प्रभाव का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक और दृश्य प्रस्तुत किया जिसमें एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी संयोग से अपने घर पर अकेला है। वह बोर हो रहा है, परेशान है। वो क्या कर रहा है कि कुर्सियों को उसने एक लाइन में खड़ा कर दिया है जैसे कोई परेड चल रही है। उसने क्या करा, टेबलों को रखा और टेबलों पे उसने बहुत सारे मेजों पर चीजों के साफ सुथरे ढेर बनाता है। उसके बाद उसके मन में किसी सुस्वादु वस्तु का विचार आता है। फिर वह भौचक की मुद्रा में सारा व्यवसायिक पत्र व्यवहार देखता है और उन्हें बिना पढ़े, उन पत्रों पे बिना पढ़े हस्ताक्षर करता है, उबासी लेता है, जमुआई लेता है और अपनी बाहों को फैलाता है और फिर उठपटांग काम करने लगता है। उसके बीच एक आत्मसंवाद के मूल पाठ को बड़ी असाधारण स्पष्टता के साथ पढ़ता है। उसमें एक उच्च पदस्थ व्यक्ति की सौम्यता का विवरण है और हर किसी अन्य के प्रति सर्वथा ज्ञान का प्रकाशन। यह पाठ वह बड़े ठंडेपन के साथ अवैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी से दृश्य के केवल बाहरी स्वरूप का संकेत देते हुए करता है। वह उसमें किसी प्रकार की जीवन भरने और गहराई लाने की कोशिश नहीं करता। वह सब कुछ बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कोई अभिनेता बड़े यांत्रिक रूप में 500वीं बार अपनी भूमिका का प्रदर्शन कर रहा हो। बस लग रहा था जैसे कोई ग्रामोफोन बज रहा है, कोई चलचित्र का प्रोजेक्ट बार बार उसी फिल्म को दिखाया जा रहा है। उसके बाद स्टैनिस्लॉवस्की ने अभिनय के सही ढंग का प्रदर्शन किया और दिखाया कि रंगमंच और दर्शकों के बीच सजीव संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि तुम लोगों ने मुझे रंगमंच पर अभिनय करते हुए कई बार देखा है। तुम यह जानते हो कि मैं हमेशा अपने सहयोगी के साथ सीधा संबंध रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सीधा संबंध बना रहे। मैं चाहता हूँ कि अपनी भावनाओं को उस चरित्र के अनुरूप संप्रेषित करूँ जिसकी मैं भूमिका कर रहा हूँ। शेष भूमिका के साथ अभिनेता का संपूर्ण तादात्म्य, एक हो जाना अपने आप ही संपन्न हो जाता है। मित्रों, आज के हमारे 21वें एपिसोड के दूसरे भाग को हम यही समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी विषय पर, अभिनय में मौन और मुखरता के संपर्क सूत्रों के विषय में, हमारे 21वें एपिसोड के तीसरे भाग में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।